आज का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो लेटर वैदिक पीरियड से अभी हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से शुरुआत करने वाले हैं। हम देखते हैं इनकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का था। आप जानते हैं कि हमने कुछ असेंबलीज का नाम सुना था जो कि हम अर्ली वैदिक पीरियड में देखते हैं। तो लेटर वैदिक पीरियड में ये जो असेंबलीज थी इनका इंपॉर्टेंस खत्म हो गया था, बहुत कम हो चुका था। यहाँ बहुत ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस बचा नहीं था यहाँ पे असेंबलीज का। उसके साथ साथ असेंबली यानी सभा है, मैंने आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बताया था। रॉयल पावर जो था ये बहुत ज्यादा बढ़ गया था। देखिए असेंबली का अगर डिसीजन मेकिंग या फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंस उनका खत्म हो जाता है तो रॉयल यानी जो किंग होगा उसका पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो असेंबलीज में से एक असेंबली थी विधाता। विधाता जो थी ये तो कंप्लीटली डिसअपियर्ड हो गई थी, ऐसा हमें पता चलता है। ये असेंबली वहां पे होती नहीं थी। सभा और समिति ये होती थी, बट इसका कैरेक्टर जो था ये काफी बदल गया था। सभा और समिति जिसमें पहले सभी की आवाज को एक महत्व था, वो अब डोमिनेट किया जा रहा था बाय चीफ्स एंड रिच नोबल्स। सो नोबेल यानी बड़े बड़े रिच लोग हो गए, उसके साथ साथ नोबेल यानी बाय बर्थ ही जो किसी बड़े घराने में पैदा हुए वो लोग, या फिर जो चीफ है कहीं कहीं के, ये सब लोग यहाँ पे डोमिनेट कर रहे थे सभा और समिति के। इनके जो डिसीजन होंगे वही मेन होते थे। पहले वुमेन को एक तरह से अलाउ किया जाता था अर्ली वैदिक पीरियड में कि वो सभा अटेंड कर सकती थी। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वुमेन जो थी ये कौन कौन सी दो असेंबलीज अटेंड कर सकती थी। आपको यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो वुमेन जो है उनको अब अलाउ नहीं किया जाता था कि वो सभा को अटेंड कर सकती है, और बड़े बड़े किंगडम यहाँ पे बनने लगे। यानी देखिए पहले छोटे छोटे किंगडम हुआ करते थे, अब कैसा हुआ था कि यहाँ पे वॉर और ये सब चले और बड़े बड़े एरियाज लोग जीतने लगे, तो बड़े बड़े एरियाज यहाँ पे बनने लगे, बड़े बड़े किंगडम यहाँ पे शुरू हो गए बनना। उसके साथ साथ जो चीफ या फिर जो किंग थे वो बहुत ज्यादा पावरफुल यहाँ पे दिखने लगे, जितने पावरफुल पहले नहीं दिखते थे। उसके अलावा ये भी बता दूं कि जो ट्राइबल अथॉरिटीज थी वो टेरिटरी बन गई। इसका मीनिंग बता देता हूँ मैं आपको। जो भी ट्राइब होगी, फॉर एग्जाम्पल ये कोई एरिया है, यहाँ पे कुछ ट्राइब्स रह रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इतनी सारी ट्राइब्स रह रही है, उसमें ये जो ट्राइब है ये जिसका नाम हम दे देते हैं ए, ये ए नाम की जो ट्राइब है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है इन सब में। ये इतने पूरे एरिया को खुद का ही नाम दे देगी। इस तरह से यहाँ चलता था। तो ट्राइबल अथॉरिटीज ही टेरिटरी बन गई थी, तो ट्राइबल लोगों की ही टेरिटरी थी। उसके साथ साथ उनपे फिर इसका जो प्रिंस या फिर जो रूल चीफ होगा वो यहाँ पे ट्राइब को रूल करेगा। तो ये पूरे एरिया में ऐसा होता था। मैं आपको एक एग्जांपल ये भी बताता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले जो पंचाल था, पांचाल ये लोगों का नाम, लोगों जो एक एरिया में रहने वाले लोग थे उनको ये पांचाल नाम दिया गया था। फॉर एग्जांपल ये एरिया में जो लोग रह रहे इनको पांचाल बताया, बाद में इस टेरिटरी का ही नाम पांचाल हो गया। तो इस तरह से जो ट्राइब यहाँ पे डोमिनेट करेगी उसी के नाम पे ये टेरिटरीज का नाम रख दिया जाता था। और इसके साथ साथ ये जितने भी एरियाज है ये पूरे मिलके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक है इसी तरह का बी नाम का ट्राइब, यहाँ पे पी है, ऐसा पूरा ये ओवरऑल मिलके एक राष्ट्र बनता था। तो जो टर्म है राष्ट्र वो सबसे पहली बार यहाँ पे यूज किया गया था। राष्ट्र मीन्स टेरिटरी फर्स्ट अपीयर्ड इन दिस पीरियड। तो यहाँ पे इस पीरियड में राष्ट्र आया था, ये नाम। ओके और ये जो डोमिनेट करने वाला मैंने बताया, तो ये मेन तो है यही कि इसी टेरिटरी पे नाम मिलेगा, बट ये भी होता था कि कोई टेरिटरीज जो सबसे पहले आके सेटल होगा यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इस टेरिटरी में आके ए नाम का इंसान सबसे पहले सेटल हुआ तो उसी के नाम की ये टेरिटरी बन जाएगी। ऐसी सब चीजें चलती थी। जैसे कि आप देखते हैं कि आपके एरियाज में भी कुछ लेआउट्स होते हैं तो वो किसी इंसान के नाम पे भी होते हैं, उनके सरनेम पे होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी होता था, जो सबसे पहले आके सेटल होगा उसका ये एरिया उसके नाम पे, या फिर जो सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगा सबको उसका एरिया उसके नाम पे एरिया हो जाएगा। बाकी लोग उसी के अंडर उसी एरिया में रहेंगे उसके नाम के नीचे। ऐसा सब यहाँ पे चलना शुरू हो गया था। ये उनका पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे दिख रहा था हमको थोड़ा सा चेंज होते। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे इलेक्शन भी होते थे। तो किंग जो है उसको इलेक्ट किया जाता था, ये भी यहाँ पे समझता है। कोई भी चीफ रहे या किंग रहे उसको इलेक्ट किया जाता है, ऐसा समझता है, वैदिक टेक्स्ट में लिखा है। जो फिजिकली बहुत अच्छा है ना, और उसके साथ साथ उसमें कुछ क्वालिटीज है जो एक राजा में होनी चाहिए, उसको राजा बनाया जाता था। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे थी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, हालांकि यहाँ पे इलेक्शंस होते थे बट हमेशा जो चीफ होगा या फिर जो किंग होगा ये वो यही ट्राई करता था कि उसके ही किसी फैमिली, ये जो पोस्ट है हेरिडिटरी बन जाए, यानी उसका ही जो फैमिली मेंबर है उसी को मिले, जनरली एल्डेस्ट सन को मिले, ऐसा वो चाहते थे। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि जो किंग होता था वो एक तरह से यहाँ पे लोगों से कुछ बलि करके जो है वो गिफ्ट लेता था, वॉलंटरी गिफ्ट। जो किंग को जब आप देना चाहते हैं तो वो दीजिए, इस तरह से वो रिसीव करता था कुछ वॉलंटरी गिफ्ट्स।
बट मैं आपको ये भी बता दूं कि बाद में, जैसे कि ऑलरेडी बता चुका हूं, किंग हमेशा ट्राई करता था, तो किंग की जो पोजीशन थी ये जनरली हेरिडिटरी बन गई धीरे धीरे। और जनरली जो एल्डेस्ट सन था उसी को ये मिलती थी, जो सबसे बड़ा उसका पुत्र होगा, जो सबसे बड़ा उसका बेटा होगा, उसको मिलती थी ये पोजीशन। बट एक हमको एक एपिक मिलता है, एक महाकाव्य मिलता है महाभारत नाम का, जिसमें हमको ये दिखता है कि महाभारत में जो युधिष्ठिर थे वो सबसे बड़ा था। तो युधिष्ठिर से छोटा जो था वो दुर्योधन था। तो भी दुर्योधन ने एक तरह से ये जो किंगडम था वो अपने पास रख लिया था, ये भी समझता है। तो ऐसा जरूरी नहीं हमेशा बड़े ही बेटे को मिलेगा, तो इसी के कारण तो महाभारत हुआ था। और आपको ये भी बता दूं कि जो भारत बैटल था, जो भारत में पहले हमने देखा था कि 10 राजन वॉर या भारत का जो बैटल है उसमें आपस में लड़े गए थे। ये तो महाभारत का बैटल हो या भारत का बैटल हो, उसमें यही समझता है कि किंगशिप नोज नो किनशिप। यानी जहाँ पे किंगशिप है, यानी अगर आपको वो सत्ता हासिल करनी है, अगर आपको राजा बनना है, तो आपने परिवार के तरफ नहीं देखना है। परिवार है या खून के रिलेशन है, ये सब नहीं देखना है। आपस में युद्ध होते थे ये सब चीजें, तो यहाँ ये भी हमें पता चलती है। तो किंग की जो पोजीशन थी वो बाद में धीरे धीरे रिचुअल्स से और ज्यादा स्ट्रेंथन कर दी, है ना। तो कुछ कुछ रिचुअल्स होते थे, कुछ कुछ यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अलग अलग तरह के यज्ञ किए जाएंगे या काफी चीजें की जाएंगी, जिससे जो राजा है ये और ज्यादा स्ट्रांग दिखता था। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ तो यज्ञ हो रही है, राजा बैठे हैं, और इस तरह से राजा की जो पोजीशन थी ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने लगी। इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि एक क्या क्या यज्ञ किए जाते थे इस टाइम पे। तो ही परफॉर्म्ड राजसूय सैक्रिफाइस। राजसूय सैक्रिफाइस था जिससे ये समझता है कि भाई साहब आपको सुप्रीम पावर मिल चुकी है, मैंने राजसूय यज्ञ कर लिया है। सैक्रिफाइस यानी यज्ञ, राजसूय यज्ञ करने यानी खुद को डिक्लेयर कर देना कि ये टेरिटरी मेरी है और मैं यहाँ का राजा हूँ। ये यहाँ पे एक है। दूसरा आपको पता चलता है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ यानी अनक्वेश्चन कंट्रोल ओवर एन एक्ट। तो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि जो अश्वमेध यज्ञ किस तरह से किया जाता है। तो इस तरह से एक अश्व होता है, अश्व यानी घोड़ा। इसका एक यज्ञ किया जाएगा, इसकी पूजा की जाएगी और बाद में इसको छोड़ दिया जाता है। फिर ये जिस जिस टेरिटरी में भागता है इसको खुला छोड़ देता है। वो पूरा एरिया पे जो इंसान है उसके पीछे इस तरह से भागता है, वहां वहां फ्लैग लगाए जाते हैं। ये घोड़ा जहां जहां जाएगा वो टेरिटरी आपकी होते जाती है। इस तरह से ये अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किया जाता है। और अश्वमेध यज्ञ वही इंसान परफॉर्म कर सकता है जो कि बहुत सच में बहुत पावरफुल है, क्योंकि बाकी लोगों का उसको अटैक का डर नहीं है और बाकी लोग उस पर अटैक करने का सोच भी नहीं पा रहे। तो अश्वमेध यज्ञ करना बहुत बड़ी एक अपने आप में ही एक कामयाबी मानी जाती थी। उसके साथ साथ वाजपेयी या फिर चैरियट रेस यहाँ पे होते थे। वाजपेयी और चैरियट रेस यानी देखिए, वाजपेयी यज्ञ या फिर चैरियट रेस यानी जो रथ है उसकी रेस की जाती थी। सो बाकी जो लोग हैं आपके परिवार के या फिर जो भी आपके किंगडम के लोग हैं, उनके खिलाफ ये जो रथ की जो ये होगी रेस होगी, उसको आपको जीतना होता है। उससे भी आपकी पावर पता चलती थी। सो इस तरह की अलग अलग चीजें परफॉर्म की जाती थी, जिससे ये समझता था कि जो किंग था ये बहुत ज्यादा पावरफुल होते हुए दिख रहा था। अगला मैं आपको ये बता दूं कि कलेक्शन ऑफ टैक्स जो थे, ये ट्रिब्यूट जो थे यानी कलेक्शन टैक्स कलेक्ट करना या कुछ कुछ लोगों से लेते रहना, ये बहुत कॉमन चीज थी यहाँ पे। ऑफिसर जो थे टैक्स कलेक्ट करने के लिए वो भी यहाँ पे अपीयर हो जाते हैं। पहले आपको अर्ली वैदिक में भले ही नहीं दिखते, बट यहाँ पे वो आ जाते हैं और उनका नाम था संग्रहित्री। संग्रहित्री जो है वो यहाँ पे टैक्स कलेक्शन ऑफिसर हुआ करते थे। किंग जो है उनको असिस्ट, वो अकेले नहीं, उनको असिस्ट करने के लिए काफी लोग होते थे। जो प्रिस्ट है वो उनको असिस्ट करते थे, यानी जो भी आपके इसमें पंडित लोग हैं वो आपको असिस्ट करते थे। जो कमांडर होते थे वो सेनापति जिनको कहते हैं वो आपको असिस्ट करते थे। चीफ क्वीन होती थी, तो बहुत सारी रानियां तो होती थी, उसमें एक सबसे चीफ रानी मानी जाती थी, महारानी मानी जाती थी, और ये आपको हमेशा असिस्ट करते रहती थी। बाकी जो अदर फंक्शनरीज है ये भी किंग के पास थे, जो किंग को हमेशा असिस्ट करने के लिए रहते थे। बाकी ऑफिसर्स भी थे। किंग जो है उसके पास स्टैंडिंग आर्मी बिल्कुल नहीं हुआ करते थे इस टाइम पे, और ट्राइबल यूनिट्स जो है वर मस्टर्ड इन टाइम ऑफ वॉर। तो यही है कि किंग जब वॉर नहीं होगा तो आर्मी खड़ी नहीं करता था। तो ट्राइबल यून अब यहाँ पे अगर आपका जो टेरिटरी है इसमें फॉर एग्जांपल इतने इसमें ट्राइबल लोग रह रहे हैं, तो ट्राइबल लोगों की अपनी आर्मी है। सो जब वॉर होगा तो ये सब आर्मीज आपको मिल जाएगी और ये सब आपके तरफ से वॉर लड़ेगी। तो इस तरह से ये होता था, कुछ अलग से स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखते थे लोग, जो है वो टाइम पे वॉर लड़ने आ जाते थे। तो इस तरह से एक हमें यहाँ पे एक सिचुएशन दिखती है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको महाभारत का एक सीन दिख रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ये अर्जुन है, और ये जो है ये द्रोणाचार्य उनके आचार्य। यहाँ पे एकलव्य की कहानी बहुत ज्यादा फेमस है। ये जो डॉग था इसको बांध लग के ये गिर जाता है, तो ये देखने जाते हैं कौन है, तो आपको पता है आगे कि अंगूठा मांग लिया गया था इस टाइम। सो ये जो अंगूठा वाली कहानी थी एकलव्य की, इससे तो ये पता चलता है कि भाई साहब यहाँ इस टाइम पे राजा बनने का अधिकार एक तरह से क्षत्रिय लोगों को ही होता था। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पे देखने मिलती है। तो इस तरह से इनका एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, इस तरह से राजा हुआ करता था।
और ये सब जो चीज़ें थी ये बहुत ज़्यादा महत्व रखती थी इस टाइम पे। उसके बाद अगला जो टॉपिक हमें यहाँ कवर करना है वो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इनकी सोसाइटी देख लेते हैं, सोसाइटी किस तरह से हुआ करती थी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में। सोशल ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो 4 वर्ण यहाँ पे थे। पहला जो वर्ण होता है वो ब्राह्मण माना जाता था। सेकंड वर्ण जो है आप देखते हैं कि राजन्यास या फिर जिनको क्षत्रिय कहा जाता है वो होता था। थर्ड जो है ये वैश्य होता था और फोर्थ जो है ये शूद्र होता था। अब मैं आपको यहाँ बता दूं कि जो भी सैक्रिफाइस यहाँ पे होते थे, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो सैक्रिफाइसेस जो है, यज्ञ जो है उसके कारण ब्राह्मण्स को पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि ब्राह्मण जो है ये यज्ञ करा रहे हैं तो वो ब्राह्मण होंगे, यानी ब्राह्मण के बिना यज्ञ नहीं होगा। यानी राजा से भी बड़ा इंसान जो है वो ब्राह्मण होता है, इस तरह से यहाँ पे समझ रहा था। पावर ज़्यादा नहीं थी बट एक तरह से राजा का यज्ञ वही कराते थे। तो उसके साथ-साथ यहाँ पे प्रेयर्स की जाती थी भगवान को ताकि सक्सेस मिले वॉर में, और ये सब ब्राह्मण ही कर सकते थे। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक वर्ण बन चुका था उस टाइम पे। सम टाइम दे फॉट विद क्षत्रियज फॉर सुप्रीमेसी, है ना? तो काफ़ी बार ऐसे भी इंस्टेंस हमें दिखे हैं वेदास में जिसमें ये समझता है कि ब्राह्मण्स जो थे उन्होंने भी लड़ाइयाँ की है क्षत्रिय के साथ। क्योंकि काफ़ी बार ये भी प्रयत्न किए गए कि ब्राह्मण जो है वो भी राज्य करे, तो इस तरह से यहाँ पे ये सब चलता था पहले। उसके बाद क्षत्रिय आते थे, क्षत्रिय तो वही होगा जो राजा बन जाएगा, तो ये राजा बनने का जिसको अधिकार था क्षत्रिय वो कहलाता क्षत्रिय। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि वैश्य, उसके बाद वैश्य आते हैं। वैश्य कौन थे? तो वैश्य एक तरह से हम देखते हैं तो सबसे पहले कॉमन मैन, जो इनके अलावा जितने हैं वो कॉमन मैन आएंगे, जिसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करने वाला, कोई कैटल ब्रीडिंग करने वाला, कभी कभी इनको यहाँ पे आर्टिशन लोगों को भी यहाँ डाल दिया जाता था, या फिर आर्टिशन कभी कभी शूद्र में भी आते थे, तो अलग अलग यहाँ पे ऐसे बने हुए थे। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते थे, कैटल ब्रीडिंग करते थे। बहुत सारे जो सेक्शंस थे आर्टिशंस के, जैसे कि रथकार हो गया, जिसको चैरियट मेकर कहा जाता है, उसका हाई स्टेटस था। यानी आर्टिशन में भी बहुत बड़ा, यानी रथ बनाने वाला जो इंसान है जिसके भरोसे इतना बड़ा युद्ध किया जा रहा है, सो ये लोगों को बहुत महत्व मिलेगा, तो इनको भी वैश्य में डाला गया था। और एंड ऑफ वैदिक पीरियड जो है वो खत्म जब हुआ उसके बाद ट्रेडिंग शुरू हुई। सो देखिए, ट्रिब्यूट पेयर प्रेयर ट्रेडिंग तो बाद में शुरू हो चुकी थी। जैसे जैसे वैदिक पीरियड खत्म हो गया, यहाँ व्यापार शुरू हो चुके थे बहुत बड़े पैमाने में, तो क्षत्रिय जो थे ये तो व्यापारी बन गए। ये जो वैश्य लोग थे, इन्हीं से जितने भी राजा थे ये सब ट्रिब्यूट लिया करते थे, कुछ ना कुछ इनसे लिया करते थे, क्योंकि एक तरह से व्यापारी लोग माने जाते थे। तो इनके पास से जो भी पैसे है वो यहाँ पे वैश्य लोगों से, जो क्षत्रिय यानी जो राजा थे, जो किंग थे, ये यहाँ पे कलेक्ट करते थे ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट पेयर है ये लोग, पेयर, तो जो ये लोग क्या थे, तो ट्रिब्यूट पे करते थे राजा को। तो ये भी आपको चीजें पता चल चुकी है जो वैश्य थे वो। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि शूद्र, शूद्र लोग जो थे इनको कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो जो गायत्री मंत्र उस टाइम पे आया था, ये गायत्री मंत्र पढ़ना अलाउ नहीं था शूद्र को। उसके साथ साथ काफी सारे जो सैक्रेड थ्रेड होते हैं, यानी जितनी भी यज्ञ किए जाएंगे या जो भी चीजें की जाएगी रीति रिवाज के हिसाब से या भगवान के लिए, वो सब चीजों के लिए शूद्र अलाउ नहीं थे। दे वर नॉट अलाउड टू अटेंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये सब यहाँ पे होता है। तो शूद्र जो है उनको कहा जाता था सर्वेंट्स ऑफ अदर, ये लोगों के सर्वेंट है। इन इसके साथ साथ इन लोगों को बिल्कुल अधिकार नहीं है कि वो ये सब कर सके। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सिस्टम चेंज होने लगा। हालांकि ऋग्वेदिक पीरियड में ऐसा सब नहीं हमको देखने मिलता है, बट यहाँ पे ये सब चीजें आने लगी धीरे धीरे। हमें ये पता चलता है अर्ली वैदिक में तो नहीं, बट लेटर वैदिक जो पीरियड था वहां पे एक लाइन बन चुकी थी सबके बीच में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये एक बहुत बड़े थोड़े हायर माने जाते थे और फिर लोअर माने जाते थे शूद्र। इस तरह से यहाँ अलग अलग चीजें यहाँ बनना शुरू हो चुका था। यहाँ पे ये बता दूं कि ये जितने भी है मेन जो 3 हायर वर्णज हैं, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए और तीसरे वैश्य हो गए, इनमें ये कॉमन फीचर था कि वो एक सैक्रेड थ्रेड पहनते थे, या जिसको उपनयन कहा जाता है। उपनयन या फिर एक सैक्रेड थ्रेड होता है, जो धागा होता है, वो यहाँ पे पहनते थे। तो ये एक बहुत ही कॉमन था तीनों वर्ण के लिए, क्षत्रिय हो या फिर वो वैश्य हो या फिर ब्राह्मण हो। ये एक वर्ण सिस्टम हो गया इनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन का। अब हम थोड़ा सा फैमिली सिस्टम देख लेते हैं इनके वक्त का कैसा था। अगर हम फैमिली की बात करें यहाँ, तो फैमिली जो है यहाँ पे फादर की जो पावर थी ये और ज्यादा बढ़ गई, फादर की पावर इंक्रीज हो गई। उसके साथ साथ वो अपने बेटे को डिसइनहेरिट भी कर सकता था, यानी वो अपने बेटे को जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है या जो भी चीज है वो उसको नहीं देने का भी फैसला कर सकता था। तो फादर की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। उसके साथ साथ मेल एंसेस्टर्स जो है उनकी पूजा करना इंसान ने शुरू कर दिया था, जैसे कि आज भी होती है। तो उनको हार पहनाया जाएगा या जो चीजें है, ये मेल एंसेस्टर्स जो है, यानी सिर्फ मेल, फीमेल नहीं। आज तो मेल फीमेल दोनों की होती है, बट उस टाइम पे मेल जो है, मेल आपके जो पूर्वज है जिनकी मौत हो चुकी है, उन लोगों की यहाँ पे पूजा करना शुरू हो गया था। या फिर नहीं भी हुई है तो भी पूजा किया जाएगा। तो वुमेन जो है उनकी पोजीशन यहाँ बहुत ही
नीचे हो गई थी, लोअर पोजीशन में दिख रही थी वुमेन इस टाइम पे। जैसे कि आप देखते हैं कि सभा भी अटेंड करना अभी वुमेन को अलाउ नहीं था। वुमेन की पोजीशन लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ज़्यादा खराब होते हुए दिखती है। बट कुछ-कुछ जो वुमेन है उनको अलाउ था कि वो किसी डिस्कशन में पार्ट ले सकती थी, या फिर वो कोरोनेशन होता है, जो आपका राजसूय होता है, उसमें भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकती थी। तो ये सब चीज़ें यहाँ चलती थी। बाकी जो है वुमेन की जो पोजीशन थी नीचे, यानी वुमेन को सबऑर्डिनेट कर दिया गया था मेन के। तो मेन के नीचे ही वुमेन रहेगी, उसके डिसीजन फाइनल रहेंगे। ये सब यहाँ पे शुरू हो चुका था। उसके साथ-साथ यहाँ पे गोत्र वाला सिस्टम यहाँ पे हमको सबसे पहली बार लेटर वैदिक टाइम्स पे दिखता है। गोत्र का मीनिंग क्या होता है? गोत्र। गो से आपको पता चल रहा है कि कहीं न कहीं गाय से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि पहले से पशुपालन बहुत चल रहा है। तो गोत्र ये कैसा आता है? गोत्र मीन्स काऊ पेन। काऊ पेन या फिर जो प्लेस है जहाँ पे कैटल जो है वो बिलॉन्ग करते हैं, वो पूरे क्लैन के वो जहाँ रखे जाते हैं, उस प्लेस के नाम पे आपका गोत्र आ जाएगा। तो ये सब सिस्टम यहाँ पे चल है ना? तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई जगह है ए नाम की, यहाँ पे आपके जितने भी पूरा जो आपका क्लैन है, जो आपका वंश है, उसके यहाँ पे कैटल्स रखे गए, तो आपका गोत्र वो ए आपका गोत्र। इस तरह से गोत्र यहाँ पे फिक्स किया जाता था, तो गोत्र सिस्टम आया, और गोत्र सिस्टम से ऐसा होता है कि जो एक गोत्र के लोग हैं, उनको शादी करना अलाउ नहीं होता है। तो नो मैरिज कुड टेक प्लेस बिटवीन सेम गोत्र। तो आपको तो ये पता है, इसी के नाम पे तो कितने सारे क्राइम होते हैं कि एक गोत्र के थे, दोनों को प्यार हो गया, दोनों भाग गए, सो उन दोनों को मार दिया गया, ऑनर किलिंग्स की घटना है। तो सेम गोत्र इज नॉट अलाउड, ऐसा यहाँ पे इंसान ने मान लिया था इस टाइम पे लेटर वैदिक पीरियड में। तो ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन में एक और चीज हमने देखी। उसके बाद मैं आगे आपको ये भी बता दूं कि 4 आश्रम उस वक्त आ चुके थे, पोस्ट वैदिक टेक्स्ट में लिखा गया था ये। वेदा के बाद, वेदास के बाद जो टेक्स्ट बनते हैं उसमें 4 आश्रम लिखे थे, यानी इंसान के जिंदगी के 4 स्टेजेस है ना? तो स्टेजेस क्या होते हैं इंसान के, एक इंसान के जिंदगी के? तो सबसे पहले उसका स्टेज होता है ब्रह्मचारी, या फिर जिसको स्टूडेंट कहते हैं, जब उसकी शादी नहीं होती है। बाद में वो गृहस्थ होता है, शादी हो जाती है और वो हाउस होल्डर बनता है, ये सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज ये है कि वो वनप्रस्थ हो जाता है या हर्मिट हो जाता है, यानी वन के तरफ निकल जाता है पूरी तरह से, यानी हम देखते हैं कि वो वन की ओर बढ़ जाता है सब कुछ छोड़ के, और बाद में वो सन्यासी बन जाता है, जिसको एसेटिक कहा जाता है। ये 4 स्टेजेस आपको पूरी करनी होगी। इसमें से जो फर्स्ट 3 स्टेजेस है, ये लेटर वैदिक टेक्स्ट में मेंशन की गई है। सो यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसमें ये जो चीज़ है सन्यासी वाली, एसेटिक वाली, ये हमें कहीं पे दिखती नहीं है। ये मेंशन नहीं की गई है, बट 4 आश्रम माने जाते हैं लाइफ के। तो ये धीरे-धीरे बाद में ये डेवलप होते गया। तो उस टाइम पे तो ये अननोन था लोगों को कि सन्यासी भी बनना पड़ता है, एसेटिक भी बनना पड़ता है। इंसान को यहाँ तक की चीज़ें पता थी, ये 3 चीज़ें। तो इस तरह से ये 4 आश्रम होते हैं, 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ होते हैं पोस्ट वैदिक टेक्स्ट में जो लिखे गए हैं। ये हो गया हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमने पढ़ा लेटर वैदिक पीरियड के लिए। अब हम आज का आखिरी टॉपिक, जो कि है गॉड्स, रिचुअल एंड फिलॉसफी, ये अभी हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं भगवान, या फिर क्या क्या किस तरह से पूजा पाठ होता था, या फिर क्या फिलॉसफी थी इन लोगों की, ये अभी हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इंद्र और जो अग्नि थे, उनका जो इंपॉर्टेंस था ये खत्म हो गया, तो लॉस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, इंपॉर्टेंस जो बहुत ज्यादा मिलता था अर्ली वैदिक में इंद्र को या फिर अग्नि को, ये यहाँ पे बहुत कम हो गया था। प्रजापति यहाँ पे सुप्रीम पावर बन चुके थे। प्रजापति यानी क्रिएटर। ऐसा माना जाता है कि जो प्रजापति है, उन्होंने ये पूरी दुनिया बनाई है और सब कुछ उन्होंने ही बनाया, तो उन्हीं की यहाँ पे पूजा ज्यादातर होनी चाहिए। रुद्र जो है, जिनको गॉड ऑफ एनिमल कहते हैं, उनका इंपॉर्टेंस बढ़ चुका था। एनिमल्स को तो बहुत ज्यादा महत्व था, और रुद्र जो है ये एनिमल, गॉड के एनिमल होते हैं, ये मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। जो विष्णु भगवान माने जाते हैं, उनका जो इंपॉर्टेंस था ये इंक्रीज हो चुका था। तो यहाँ पे विष्णुज इंक्रीज्ड इंपॉर्टेंस यहाँ पे हमें देखने मिलता है। मैं आपको ये बता दूं कि जो विष्णु भगवान थे, जैसे यहाँ पे प्रजापति जो इनको क्रिएटर कहा जाता है, तो विष्णु को प्रिजर्वर कहा जाता है। तो जो हमें सब चीज़ों से बचाते हैं वो है विष्णु, ये यहाँ पे माना जाता है। तो विष्णु जी जो थे, इनका यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक प्रभाव बढ़ चुका था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ चुका था। पुषान जो है, ये एक गॉड ऑफ शूद्र थे, तो लुक आफ्टर कैटल। जो पुषान है, जो कैटल्स की तरफ कैटल्स को बचाते हैं, हमने पहले भी देखा था लेक्चर में, ये यहाँ पे शूद्र के भगवान माने गए थे इस टाइम पे। तो पुषान जो है, उनकी पूजा कर सकते थे जो शूद्र होते हैं वो। और ऋग्वेद में हमें ये भी पता चलता है कि ये जो भी आर्यंस आए, तो इनका सबसे पहले काम तो कैटल वाला ही था। तो पुषान को महत्व तो था, बट यहाँ पे देखिए ये कैटल कहाँ चले जाते हैं। तो इस तरह से ये सब चीज़ें यहाँ शुरू हो गई। जो प्रेयर है वो कंटिन्यू होने लगी, यहाँ पे मंत्र का उच्चारण होने लगा, यहाँ पे ये सब चीज़ें चलने लगी। प्रेयर्स जो पहले से चल रही थी, उसी तरह यहाँ प्रेयर्स भी होती थी।
उसके बाद मैं आपको ये बता दूँ कि सैक्रिफाइसेस जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए। यज्ञ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बन चुकी थी। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट 2 तरह के यज्ञ किए जाते थे। एक पब्लिक के साथ, पब्लिक में क्या होगा तो पब्लिक में जो राजा है और पूरी जो कम्युनिटी है वो सब साथ में आएगी और एक साथ यज्ञ किए जाएँगे। जो प्राइवेट यज्ञ है वो घर पे किए जाते थे। आप अपने प्राइवेट होम में किए जाते थे यज्ञ और ये यज्ञ के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से ऐसा होगा कि हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ हासिल होगा, ऐसा यहाँ पे लोग मानते थे। यहाँ यज्ञ जो होते थे उसमें किलिंग भी एनिमल्स की जाती थी और बहुत बड़े पैमाने में एनिमल्स को मारा जाता था। यज्ञ के साथ-साथ सैक्रिफाइस एनिमल के सैक्रिफाइस किए जाते थे। जो इंसान यहाँ पे यज्ञ करता था या जो सैक्रिफाइस करता था तो सैक्रिफाइसर को यहाँ यजमान कहा जाता था। यजमान आपको पता है ये यजमान है, यजमान जो वर्ड यूज़ होता है तो यज्ञ परफ़ॉर्म करता है वो यजमान हो गया। तो यजमान ये शब्द यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। तो कुछ-कुछ सैक्रिफाइसेस जो थे ये बहुत ज़्यादा कॉमन थे आर्यंस के लिए या फिर इंडो यूरोपियन लोगों के लिए। तो ये यज्ञ जो थे, सैक्रिफाइस यानी यज्ञ, ये सिंपल याद रखिएगा। सो सैक्रिफाइस बट मोस्ट डेवलप्ड हियर ओनली, है ना? तो ये जितने भी सैक्रिफाइस थे ये पहले भी आर्यंस लोग भी करते थे यज्ञ, तो हमने तो पहले भी देखा था यज्ञ होते थे, अर्ली वैदिक में देखा। बट यहाँ पे हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा डेवलप इस टाइम पे हुए थे यज्ञ वाला जो काम था, ये सिस्टम था ये। उसके साथ-साथ यहाँ पे गिफ्ट या फिर बलि चढ़ाई जाती थी। जो काउज़ है वो सैक्रिफिशियल एक गिफ्ट मानी जाती थी, है ना? तो यानी गिफ्ट और बलि यानी ये है कि ये यहाँ पे उनको मारा नहीं जाता है बट ये जो यज्ञ होते हैं उसमें लोग गिफ्ट करते थे, जो यज्ञ कर रहा है उसको ये काउज़ गिफ्ट की जाती थी, गोल्ड गिफ्ट किए जाते थे, क्लॉथ्स गिफ्ट किए जाते थे, घोड़े, हॉर्स गिफ्ट किए जाते थे। और ये गिफ्ट में कभी-कभी टेरिटरीज़ भी इन्वॉल्व होती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई राजा अगर यज्ञ कर रहा है, कहीं और का एक कोई आया है जिसके पास कुछ टेरिटरी है, वो भी यहाँ पे बलि कर देगा या दान दे देगा उस राजा को। काऊ देगा, गोल्ड देगा, क्लॉथ देगा, हॉर्स देगा, इस तरह से ये अलग-अलग चीज़ें यहाँ चलती थी। और मैं आपको ये बता दूँ कि से 600 बीसी जो है उसमें उपनिषद लिखे गए। तो उपनिषद जो लिखे गए उसके बाद तो और काफ़ी सारी चीज़ें इंसान को पता चलने लगी कि क्या-क्या रिचुअल्स हो सकते हैं। और हमें ये भी दिखता है कि वॉर जो लड़े गए वो ज़्यादातर कैटल के लिए लड़े गए थे। कैटल्स जो थे उनके लिए वॉर लड़ते थे और काफ़ी बार देखिए तो वॉर इस टाइम पे ही इसी टाइम पे एक फ़ेमस वॉर हुआ था जिसका नाम है महाभारत, जो कौरव और पांडवों के बीच में हुआ था। यहाँ पे यही कहा जाता है, यही हमें देखने मिलता है कि ये वॉर किंगडम हासिल करने के लिए भी हुआ था। तो इस तरह से अलग-अलग चीज़ें यहाँ देखने मिली बट मेनली जो वॉर होते थे ये कैटल्स के लिए यहाँ लड़े जाते थे। ऐसा यहाँ पे हमें समझता है, ऐसा हम यहाँ पे पता चलता है हमें हमारे सोर्सेस से, वेदों से। सो इस तरह से आज हमारे जो टॉपिक आज हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने 3 चीज़ें कवर की है। एक है पॉलिटिकल ऑर्गनाइज़ेशन, एक है सोशल ऑर्गनाइज़ेशन, थर्ड है गॉड रिचुअल्स एंड